गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दयानंद सरस्वती के बारे में हमने आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक विचारों के आगे की कड़ी को चालू रखते हुए हम आज उनके राजनीतिक जो विचार हैं या राजनीतिक जो थॉट्स उन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं या उनकी विचारधारा के आधार पर हम उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण अगर कर सकते हैं तो उन विचारों का विश्लेषण हम आज करेंगे। दयानंद सरस्वती के विषय को देखने से पहले तो दयानंद सरस्वती के जो राजनीतिक विचार हैं उनकी चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तो उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाए या प्रत्यक्ष उन्होंने योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं राजनीति के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती को प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलनों का कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने जो मुख्यतः विचार दिए हैं वो राष्ट्रवाद को लेकर दिए हैं, आर्थिक सुधारों को लेकर दिए हैं, समाज सुधार को लेकर दिए हैं। लेकिन उनका मानना था कि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है या राष्ट्रवाद को सुधारना है या आर्थिक समृद्धि भारत को उपलब्ध होनी चाहिए, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने जो विचार दिए हैं वो विचार राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने जो राजनीतिक विचार दिए, उन राजनीतिक विचारों की अगर मुख्यता की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन या मनुष्य के जीवन के उद्देश्यों को लेकर कुछ नियमों का निर्धारण किया और उस नियम निर्धारण का जो विषय था वो विषय कहीं ना कहीं राजनीति को या राज्य को भी छूता था। कहने का मतलब इतना हो गया कि जिस तरह हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी, उस अर्थशास्त्र में न केवल अर्थ के बारे में बल्कि धर्म के बारे में, राजा के आचरण के बारे में, प्रजा के आचरण के बारे में, संकटकालीन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, कर किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, संगठन किस प्रकार से स्थापित किया, मतलब जीवन आध्यात्मिकता हो चाहे लौकिक चाहे पारलौकिक, सभी मूल्यों को छूते हुए उसने अपने अर्थशास्त्र लिखी थी। तो इसी तरह इन्होंने भी जो विचार दिए, उन विचारों का अगर सारांश देखेंगे तो उन विचारों के सारांश में कहीं ना कहीं राजनीतिक विषयों को भी जोड़ा गया। तो आप देखें कि इन्होंने जो नियम दिए थे, यानी ये जो नियम थे, इन नियमों का जो विषय था, इन नियमों के अंतर्गत कुछ विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन आप राजनीतिक विचारों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो इनके अंतर्गत जो विषय आता है वो आता है राज्य का उद्देश्य, कि राज्य किस प्रकार किन कार्यों के लिए राज्य का संगठन किया गया। दूसरा जो विषय आता है वो आता है राज्य का संगठन। ठीक है, राज्य का संगठन कह ले या राज्य के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाए कि राज्य जनता के उद्देश्यों को या जो हित हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके। तो देखें हम बात करें कि राज्य का नियंत्रण,
या राज्य की सुरक्षा। इन उद्देश्यों का भी उन्होंने क्या किया है, विश्लेषण किया और विश्लेषण कर उसका निष्कर्ष निकाला। और इसी निष्कर्ष को या इसी विश्लेषण को हम इनके राजनीतिक विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो विषय हैं ये राज्य के सैद्धांतिक स्वरूप, प्रशासनिक स्वरूप और उसके साथ साथ भौगोलिक जो उसकी सुरक्षा है या भौगोलिक जो उसका वातावरण है, उस वातावरण से संबंधित माने जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इन दोनों सिद्धांतों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस इम्प्लीमेंट करने को लेकर आप जो विषय या नियम निर्धारित करते हैं, उन व्यवहारिक सिद्धांतों को सिद्धांतों या प्रक्रिया को ही राजनीतिक थॉट्स या राजनीतिक विचारों के रूप में देखा जाता है दयानंद सरस्वती के। देखो, हमने पहले बात की कि मूल बात यही है कि ये पुरानी व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करने का समर्थन करते थे। ये ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से हटाकर निर्वासित पूरी तरह से उसको जड़ से उखाड़ कर भारत से निकाल फेंकना चाहते थे। तो फिर कौन सी व्यवस्था स्थापित होगी? तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो पुरानी व्यवस्था है मनु की, कौटिल्य की, उन व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाएगा, लेकिन उन व्यवस्थाओं को एज इट इज़ ऐसा स्थापित करने की अपेक्षा वर्तमान परिदृश्य में जो जो सुधार किए जाने चाहिए, उन सुधारों को लेते हुए हमें एक नई व्यवस्था स्थापित करनी होगी, भारत की जनता को या भारत की प्रजा के हितों का जो संरक्षण कर सके, ऐसी व्यवस्था हमें स्थापित करनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने मनुस्मृति का आधार लिया। उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट किया उन्होंने। तो आप ये ध्यान लें कि एज इट इज उन्होंने ऐसे के ऐसे मनुस्मृति के विचार उठाकर नहीं रख दिए। उन्होंने इसमें अपनी परिस्थितियों से या वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, उन परिस्थितियों को, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का काम किया। वेदों का आधार लिया। जब इन दोनों के आधार पर कोई व्यवस्था स्थापित की तो वो पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, क्योंकि भारतीय परिस्थितियां वेदों और मनुस्मृति में पूरी तरह से वर्णित थी, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं उनमें करेक्शन करने का काम भी किया था। ठीक है, तो इसके आगे हम इनका विश्लेषण करेंगे, जहां हम देखेंगे कि जो मूल उद्देश्य है इनके, व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति क्या विचार हैं, कर या दंड व्यवस्था के प्रति ये क्या विचार रखते हैं, न्याय व्यवस्था ये किस प्रकार की स्थापित करना चाहते हैं, राज्य का संगठन कैसा होगा, राजा किस प्रकार का होना चाहिए, ये लोकतंत्र का समर्थन करते हैं या राजतंत्र का, या लोकतंत्रात्मक राजतंत्र का समर्थन करते हैं। तो इन सभी तरह के विचारों का विश्लेषण करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। इसके आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा विचार है वो देखें, यानी मुख्यतः इनके जो राज्य को लेकर जो विचार हैं, उन विचारों को ही राजनीतिक विचारों के अंतर्गत रखा गया है। तो देखें इनके राजनीतिक विचार। पहला जो विचार है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में ये क्या कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन।
इनका एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, उन्होंने कहा था, इनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में या सबके विकास में ही उसका विकास या उसकी उन्नति शामिल होती है। यानी अब इस सेंटेंस के अगर हम देखें, कई मायने निकल सकते हैं। उनका कहना है कि पहले अपनी व्यक्तिगत उन्नति तो आप करें, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति करने के साथ साथ आप इतने स्वच्छंद या इतने अव्यवहारिक न हो जाएं कि दूसरों की स्वतंत्रता या दूसरों की उन्नति आपको किसी प्रकार से पीड़ित करने का काम करे। यानी आप ऐसी उन्नति प्राप्त करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, या ऐसा विकास जो आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं में वृद्धि करता हो उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका ये दायित्व भी है कि आप ऐसे कार्य करें या इस प्रकार की संरचना करें अपने विचारों की, अपने व्यवहार की, कि आप दूसरों की उन्नति में शामिल हो सकें। ये कहना है मिस्टर दयानंद सरस्वती का। चलिए अपितु सभी की उन्नति में उसकी उन्नति शामिल है। ये कहना है मिस्टर दयानंद सरस्वती का। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्नति समझनी चाहिए सबके साथ। तो प्रत्येक व्यक्ति को पहली बात तो है व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने की क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता। ठीक है, राज्य इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं करे? हस्तक्षेप नहीं करे। अब यहां पर ये विचार उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि राज्य पर अगर राज्य का हस्तक्षेप होगा तो आप राज्य पर क्या हो जाएंगे? निर्भर हो जाएंगे। राज्य पर निर्भरता के समर्थक नहीं है दयानंद सरस्वती। ठीक है, यानी आपको अपना विकास करना है तो आपको अपनी क्षमताओं का निर्धारण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। हस्तक्षेप दो तरीके से कर सकता है, या तो ये आपकी हेल्प करेगा या ये आपको नियंत्रित करेगा। तो दोनों ही जगह ये नहीं चाहते हैं कि न तो राज्य आप में अनावश्यक हस्तक्षेप करे और ना आपको किसी भी प्रकार से नियंत्रित करे। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अपनी स्वच्छंदता या व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। सभी ये कहते हैं, ये भी ये कह रहे हैं, यानी स्वच्छंदता का विरोध करते हैं दयानंद सरस्वती। और स्वच्छंदता कौन होती है? आप मन में आए जैसे समाज को प्रभावित करने का प्रयास करें, आप समाज की जो मर्यादाएं बनी हुई हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन करें। अगर आप स्वच्छंदता का प्रयोग करेंगे या स्वच्छंदता का पालन करेंगे या स्वच्छंदता को कम नहीं करेंगे तो राज्य के द्वारा फिर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य यहाँ क्या कर सकेगा? नियंत्रण कर सकेगा। निर्धारण और संरक्षण हेतु
राज्य या शासक या राजा क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा, और वो हस्तक्षेप क्या है? उचित है। उसे उचित माना है किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो आप ये ध्यान रखें कि आप भी कभी कुछ अनियंत्रित या कुछ असामाजिक कार्य करते हैं तो राज्य के द्वारा, राज्य का वहां प्रतिनिधि कौन है? पुलिस आपको नियंत्रित करने के लिए वहां उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि अगर वैसे तो वो राज्य की हस्तक्षेप का विरोध करते हैं कि राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने अधिकारों का या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे समय में राज्य के द्वारा आपको नियंत्रित करने के प्रयास किए जा सकते हैं, और वो प्रयास उचित होंगे। वहाँ पर राज्य को अपनी हस्तक्षेपवादी जो नीति है या स्वरूप है उसको छोड़कर यहाँ राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसका मतलब वे प्रतिबंध समाज कल्याण के लिए जो प्रतिबंध आवश्यक हैं या जन कल्याण के लिए जो प्रतिबंध आवश्यक है, उन प्रतिबंधों का भी समर्थन किया है किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो सीधी सी बात है, आप स्वतंत्रता प्राप्त करें, स्वतंत्रता के साथ अपनी उन्नति करें, लेकिन आपकी उन्नति दूसरों पर दुष्प्रभाव भी नहीं डाले, आपकी स्वतंत्रता दूसरों पर दुष्प्रभाव नहीं डाले। ऐसा दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया है? आग्रह किया गया। अन्यथा इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आपके विपरीत हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त कर सकता है? देखो, शिक्षा, कर्तव्य पालन, या जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जो भी उसने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने आदि कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए या स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विचार उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में निश्चित किए हैं। वहाँ पर इनकी व्याख्या की है, वहाँ पर इनका विवरण दिया है, वहाँ पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आप देखें, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि से उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की उन्नति में उसकी उन्नति शामिल है या ऐसा उसको समझना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, लेकिन राज्य इसमें से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। और अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का छोड़ नहीं पाता या स्वतंत्रता का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, या स्वतंत्रता के रूप में सामाजिक नियमों का खंडन करता है, विखंडन करता है, उनको अवज्ञा करता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को इस स्वरूप को छोड़कर हस्तक्षेप करना होगा। यानी समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसके साथ साथ अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जैसे हमने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित किए हैं और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित किए थे, क्योंकि वहाँ वो उनका समर्थन करते हैं, तो उन व्यवस्थाओं को भी प्राप्त करने की व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता उपलब्ध करवाते हैं। आगे चलें, इसको देख लें एक बार आप। राज्य का स्वरूप,
आप देख रहे हैं वर्तमान में राज्य हमारे यहाँ कैसा है या किस प्रकार की शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि आप किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत में या विदेशी संस्थाओं को देखते हुए हम यहाँ पर राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप का समर्थन नहीं करते हैं। अब ये कौन सा स्वरूप होता है? यहाँ पर राज्य को सिर्फ पुलिस, विदेश, पुराने समय की बात करें, और विदेश का मतलब रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों को ही निभाने का दायित्व दिया गया था। जैसे युद्ध हुआ या किसी प्रकार के विदेश संबंध हुए, उन संबंधों को करने का ही क्या दिया गया था? ज्ञान दिया गया था या जिम्मेदारी या दायित्व दिया गया था। और बाकी मामलों में राज्य क्या नहीं करे? हस्तक्षेप नहीं करे। ऐसी अपेक्षा वहाँ रखी गई थी। लेकिन दयानंद सरस्वती ने जो अपेक्षा रखी है या जो स्वरूप बताया है वो मनु से, कौटिल्य से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि राज्य का जो उद्देश्य है अप्राप्य को प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्त किया जाए, प्राप्य की रक्षा की जाए, प्राप्य की रक्षा की जाए, रक्षित की वृद्धि की जाए, और संवर्धित, संवर्धित को क्या किया जाए? वितरण किया जाए। उसका वितरण किसको किया जाए? जो योग्य व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति हैं, उन्हें इस प्रकार का दायित्व दिया गया है। या जो भी चीज़ राज्य के द्वारा संवर्धित की जा रही है या राज्य जिन चीज़ों की वृद्धि कर रहा है, उन वृद्धि के द्वारा अपनी प्रजा में, अपनी प्रजा के योग्य जनों में उस वृद्धि को, यानी हम एक तरह से कहते हैं ना, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट बोनस के तौर पर अपने कर्मचारियों में बांट देती है, तो कर्मचारी भी खुश, राजा भी खुश, और उस कंपनी का भला तो होना ही होना है। वैसे ये भी कह रहे हैं कि अप्राप्य को प्राप्त करके उस प्राप्त की रक्षा की जाए, रक्षा करने के बाद उसको बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के बाद उसे योग्य जनों में, सुयोग्य जनों में क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये जो है ये एकमात्र उद्देश्य है किसका? राज्य का। हम भी ऐसा राज्य चाहते हैं, यानी राज्य अपना हस्तक्षेप रखे, राज्य ये व्यवस्था करे कि राज्य की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया स्वरूप। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बात कही कि राज्य का स्वरूप कैसा है? सावयवी। जो हमने सप्तांग सिद्धांत पढ़े थे वो वैसा का वैसा ही स्वरूप ये भी चाहते हैं। ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 7 अंग हैं और उन 7 अंगों के आधार पर कहीं कहीं इसको मानव शरीर से भी इसकी तुलना की गई है। यानी मानव शरीर के जिस प्रकार आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, उसी प्रकार राज्य के भी इसी प्रकार के 7 अंग हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक शासक को अपनी प्रजा का पालन इस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से एक पिता अपनी संतान का पालन करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। ये सारी चीजें उन्होंने वेदों से ली है और उन्होंने खुद ने भी उन वेदों का अध्ययन करते हुए अपनी जो पुस्तक लिखी थी ऋग्वेद आदि भाष्य, उस पुस्तक में भी इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। पिता पुत्र का स्वरूप और राज्य का। अब इसकी व्याख्या आप उसे बेहतर कर सकते हैं कि पिता कैसा होना चाहिए, पिता कहाँ कठोर है, कहाँ थोड़ा मासूम हो जाते हैं हमारे प्रति, और कहाँ पुराने पिता की तुलना करेंगे आधुनिक पिता से, तो वो जो चेंजेज हैं, वो जो पुराने पिता हैं वो कहीं ना कहीं इस स्वरूप का समर्थन करते थे। तो इस तरह देखें आप, ये दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो जुड़ा हुआ है स्वरूप से। यानी सरकार के सभी अंग क्या होने चाहिए? यहाँ पर शामिल होने चाहिए, और उसके बाद हम ये कार्य करें, स्थापित करें राज्य का, आगे चलें।
दूसरा जो उन्होंने विचार दिया, तीसरा वो दिया हुआ है राजा के संबंध में, देवत्व। अब देखिए हमारे यहाँ अच्छे खासे आदमी को क्या बना दिया जाता है, भगवान बना दिया जाता है, और भगवान बनने के बाद वो भगवान रहने योग्य है या नहीं इसका डिसीजन बाद में किया जाता है, ठीक है। फिर हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं। पहले तो हमने उसको चढ़ा चढ़ा कर क्या बना दिया, ईश्वर के तुल्य रख दिया, और जब ईश्वर तुल्य हो गया और जब उसमें कोई दोष नजर आने लगा तो हमने कहा कि ऐसा तो राजा होना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने भी क्या कहा, जैसे पुराने मनु ने कहा कि देवताओं 8 देवताओं का अंश माना जाता है राजा में, तो इन्होंने कह दिया नहीं। यहाँ पर क्या, मैंने आपको पहले ही कहा कि मनु का विचारों को एज इट इज मानने की गलती इन्होंने नहीं की। दयानंद सरस्वती के अनुसार या दयानंद सरस्वती का राजा या शासक अगर मैं कहूं तो वो देवता नहीं है। देवताओं का अंश नहीं है, या वो देवता संबंधी जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, डिवाइन जो कॉन्सेप्ट है राजा का संबंध में, उस कॉन्सेप्ट का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। इनका मानना है कि एक वो ईश्वर जो है, वो परम जो ईश्वर है वो ही शासक है, और उसके अलावा बाकी सब क्या हैं, शासित हैं। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि पर राजा नहीं हो सकता या वो शासक नहीं हो सकता। जनता जो है, इन्होंने कहा, इनका एक सेंटेंस है, वयम प्रजापते प्रजा अभूवम। ये कहाँ है, यजुर्वेद में। ये आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मंत्र कहाँ से लिए गया है, यजुर्वेद से। अब इस मंत्र का मतलब क्या है, दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि एकमात्र वो परमपिता ही क्या है, या वो जो परम ईश्वर है वो ही शासक है, और बाकी सब जो है वो संपूर्ण जितने भी उनके अलावा जो भी बच रहे हैं, नागरिक हों, सजीव निर्जीव जितने भी हों, सब वो उसकी प्रजा है, और हम पर शासन करने का अधिकार एकमात्र उस ईश्वर को ही है, अन्य कोई व्यक्ति हम पर शासन नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो ये विचार दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने मनु से अपने विचारों में थोड़ी सी भिन्नता लाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखें आप, ये इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बताया आपको, परमेश्वर ही एकमात्र शासक है, बाकी जो संपूर्ण प्रजा है वह शासित है उस ईश्वर की, ठीक है। वही एकमात्र राजा है, वही एकमात्र शासक है जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है। संपूर्ण संसार का संचालक है। ये कह रहे हैं मिस्टर दयानंद सरस्वती यजुर्वेद के आधार पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब शासक यहाँ पर वंशानुगत नहीं होना चाहिए, राजा जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। यानी शासक का चुनाव कैसा होगा, ये भी बात अलग बनाती है इनको मनु से। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शासक का जो चुनाव है वहां उन्होंने कहा कि राजा वंशानुगत नहीं होना चाहिए, प्रजा के द्वारा, प्रजा की सहमति या राय से ही राजा का चुनाव होना चाहिए। और शासक में शौर्य, शील, विद्वता और प्रजा कल्याण की भावना होनी चाहिए।
इन्होंने राजा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, सभाध्यक्ष या सभापति। देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके जो विचार हैं वो किसी और से मिले या नहीं मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन जब भी आप दयानंद सरस्वती या किसी भी विचार की बात करेंगे तो आप उसके द्वारा किए गए विशेष कार्यों का जरूर उल्लेख करेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादातर विचार हमने क्या मनु पहले व्यक्ति है, मनुस्मृति जो जिसकी चर्चा हम करते हैं, अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य और मनु और शुक्र जो आपके फर्स्ट यूनिट के जो सब्जेक्ट हैं, वे व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम उनके परवर्ती जो विचारक हैं उन्होंने किया है, या अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनके विचारों का सम्मान हुआ है। उनके विचारों को लेकर आगे विश्लेषण या रिसर्च की गई है। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विषय हैं, मूल जो तत्व हैं, वो सभी विचारकों में लगभग समान मिल सकते हैं। इनके राजनीतिक विचार अपने समकालीन विचारकों से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इन्होंने अपने राजनीतिक विचार भारत की पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से लिए हैं। ठीक है, मूलतः विचार वहाँ पर हैं, थोड़े बहुत इन्होंने उसमें क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। जबकि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने अपने मौलिक विचार दिए, उन्होंने जो व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में उनका बिल्कुल उनको बिल्कुल अलग हटाते हुए या उनका अहमियत उपेक्षा करते हुए या उनको अहमियत नहीं देते हुए अपने नवीन विचारों का निर्माण किया राजनीति के माध्यम से। यहाँ पर वो भी व्यक्तिगत विचारों के अधिकारों या स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सल संसद बनाने का विचार रखते हैं। जबकि ऐसा कोई विचार दयानंद सरस्वती के द्वारा राजनीतिक विचारों के माध्यम से नहीं दिया गया है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संसद बना ले और उसमें एक एक देश के व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए और वहाँ पर उन विषयों की चर्चा की जाए जो कि जन कल्याण से जुड़े हुए हैं। उनका अपने आप में एक यूनिक विचार है। इनका विचार राजतंत्रात्मक व्यवस्था के निकट ज़्यादा है, राज्य पर ज़्यादा ये दायित्व डाल रहे हैं और उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि इन्होंने राजा की जिम्मेदारियां निश्चित करते हुए उसकी योग्यताओं का वर्णन करते हुए कहीं ना कहीं इसे मनु और कौटिल्य से जोड़ने का प्रयास किया है, यानी उस वैदिक संस्कृति, उस वैदिक सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया है जहाँ पर शासक को ही सर्वाधिक महत्व मिलता था। लेकिन इन्होंने राजा को वंशानुगत नहीं माना, जैसा कि पुराने शासकों ने माना हुआ है, पुराने विचारकों ने माना हुआ है। वेदों में जैसा वर्णन है वैसा इन्होंने वर्णन नहीं दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी उनमें मौलिकता आई है। ऐसे वंशानुगत को लेकर देवता संबंधित सिद्धांत है वो भी इन्होंने अपना मौलिक दिया है, बिल्कुल एज इट इज वहाँ से नहीं उतारा। अब आगे चलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि वयम प्रजापते प्रजा अभूम, इस सिद्धांत के आधार पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ईश्वर एकमात्र शासक किसको माना इन्होंने, परमेश्वर को। ठीक है, और प्रजा क्या है, शासित है, और ये संपूर्ण संसार का संचालन करने वाले व्यक्ति है। तो यहाँ पर उनमें वो गुण होने चाहिए और उन्होंने उसके लिए सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। ये शायद आपको कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा तो कहा ही है, साथ में सभाध्यक्ष भी उन्होंने कहा है। तीसरा देखिए, अब जो हमारा बिंदु है अगला, फोर्थ, वहां पर वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं तो वो राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, अभी हमने बात की थी। तो ये भी कह रहे हैं कि राज्य एक संस्था है या संस्थागत, राज्य के संबंध में इन्होंने क्या है, संस्थागत शक्ति है। राज्य एक संस्थागत शक्ति है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य का अपना एक अस्तित्व होता है, राज्य की अपनी एक संरचना, एक प्रणाली होती है। जिस तरह अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आपके समझ में आए तो देखो, क्रिकेट है, खिलाड़ी बदलते रहते हैं लेकिन टीम इंडिया की बनी रहती है। ट्रस्ट का कोई कॉलेज है, ट्रस्टी बदलते रहते हैं लेकिन वो कॉलेज चलता रहता है। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की जो संरचना है, वो जो कार्य करने का जो सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है, हर प्रधानमंत्री जो भी आएगा वो एक सिस्टम के अनुरूप काम करेगा। उसके पास बहुमत होना चाहिए, उसके पास कार्य करने के अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, दक्षता होनी चाहिए।
उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो वो सिस्टम बना रहता है, शासक बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम व्यवस्था डेवलप की गई है, एक जो संस्था निर्मित कर दी गई है राज्य रूपी, वो राज्य रूपी संस्था निरंतर काम करती रहती है, चाहे किसी शासक का होना नहीं होना उस पर कोई फर्क नहीं डालता है। जैसे ही शासक नहीं होगा तुरंत दूसरा शासक वहाँ उपलब्ध होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा शासक उपलब्ध होगा। अच्छा शासक ही हो ये जरूरी नहीं होता है कई बार। कंस भी था तो प्रजा ने उसके अनुसार उसके आदेशों का पालन किया, और राम थे तो राम के अनुसार प्रजा ने अपने धर्म का पालन किया। शासक जरूर होगा, चाहे राज्य अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे राज्य विकासशील हो चाहे विकसित हो, किसी भी तरह का कोई राज्य होगा उसका शासक हमेशा होना होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो संस्थागत शक्ति है, राजा एकमात्र शासक या एक राजा जो है वो शासक की जो भूमिका है उसका निर्वहन नहीं कर सकता, या हम कहते हैं एकमात्र राजा ही शासक की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। इसका मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं एक टीम के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। अगर कैप्टन कितना ही अच्छा हो, क्या एक अकेला कैप्टन किसी मैच को जिता सकता है? क्या अकेला कैप्टन नहीं जिता सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि एकमात्र राजा ही शासक के तौर पर काम करे या उसके दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब राजा के सहयोग के लिए कोई ना कोई अवश्य उपलब्ध होगा। तो राजा के सहयोग के लिए या राज्य के कुशल संचालन के लिए, यहाँ पर संस्था कौन है? राज्य। तो राज्य रूपी जो संस्था है, उस राज्य रूपी संस्था के संचालन के लिए सहयोगी कोई ना कोई होगा ही होगा, कोई ना कोई क्या होगा? सहयोगी होंगे ही। ठीक है, तो उन सहयोगियों के दम पर ये जो संस्था राज्य है ये संस्थागत स्वरूप धारण करता है। इन सहयोगियों के आधार पर राज्य को क्या कह सकते हैं हम कि राज्य भी एक संस्था है, ट्रस्ट है, ऐसा कहा जा सकता है। आपने देखा होगा मेवाड़ के शासक कहते हैं मैं तो एक पर्टिकुलर ईश्वर का दीवान हूँ, ठीक है, महंत हूँ, मैं तो उनके नाम पर शासन कर रहा हूँ। जयपुर के शासक गोविंद देव जी के नाम पर शासन करते हैं कि हम मुख्य शासक तो कौन है? गोविंद देव जी, हम तो इनके नाम पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ नाम तो किसका होता है? राष्ट्रपति का, लेकिन प्रशासन कौन संभाल रहा होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो ऐसे ये राजा भी क्या करता है? एकमात्र एक ट्रस्टी के तौर पर या एक संचालक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, जबकि वास्तव में संचालन करने का दायित्व किसको दे रखा है? यहाँ पर तीन संस्थाओं की बात करेंगे राज्य रूपी संस्था को चलाने के लिए। एक तो है राज्यसभा, एक तो क्या है? राज्यसभा, दूसरी है विधानसभा। अब ये, और तीसरी है न्यायसभा, या चाहे तो हम इसका धर्म सभा भी नाम कर सकते हैं। तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं, ये तीन संस्थाएं आधुनिक समय की जो कार्यपालिका है, विधायिका है या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के समान कार्य करती है। ठीक है, ये तीनों और ये तीनों। तो दयानंद सरस्वती भी संस्थागत मानते हैं राज्य को, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या हम कह दें प्राचीन समय की राज्यसभा, विधानसभा और धर्मसभा, ये तीनों ही राज्य के कुशल संचालन में राजा का सहयोग करते हैं, और राजा को इनके सहयोग से ही राज्य का संचालन करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह इनकी सहमति से ही क्या करे? राज्य को चलाए, या राज्य के जो दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वहन करे। ठीक है, आगे चले। अब ये व्यवस्था जो है आधुनिक समय में जो है, इसको अवरोध और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अवरोध और संतुलन, या कहीं कहीं इसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी
के सिमिलर माना जाता है। इन दोनों सिद्धांतों का प्राचीन स्वरूप ये है। ये अवरोध और संतुलन आप जानते हैं कि एक सभा दूसरी सभा के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं करे, लेकिन उस पर यह भय बना रहे कि मेरे गलत कार्यों को इनके द्वारा मापित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कोर्ट आपको आकर बताएगी नहीं, लेकिन जब कोर्ट के पास आपका मसला जाएगा या विवाद जाएगा तब वो डिसाइड करेगी। तब आपकी पावर्स नहीं है, तब आपको वही मानना पड़ेगा जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे सामान्य नागरिक हो। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह का जो विवाद है, आप किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न अपने कार्यों में किसी अन्य का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। यानी तीनों को बना रखा है अलग अलग, तीनों की अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग कार्यक्षेत्र है, उसके अंतर्गत अपनी सीमाओं में रहते हुए क्या करना है, काम करा है। ये पृथक्करण हो गया और ये एक दूसरे को कार्यों में रोकती भी हैं, गलत कार्यों को करने से। ये स्पीड ब्रेकर का काम करती है, जिससे क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। और ये संतुलन राज्य की व्यवस्थाओं में अत्यधिक आवश्यक है अगर राज्य को कुशलतापूर्वक चलाना है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, आगे चले। अगला जो हमारा मानना है, देख लें आप इसको, तो इन्होंने इनको नाम दिए राज्यसभा, विद्यासभा और धर्म सभा। कोई पूछेगा या परीक्षा में पूछा जाए तो आपको दयानंद सरस्वती का नाम लिख देना है वहां। आगे चलते हैं। स्वर्णाक्षरों में लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं। विधि के शासन का समर्थन। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च विधि जो है वो हमारे संविधान में, अगर वर्तमान समय की बात करें तो जो संविधान है वो भी विधियों, सर्वोच्च विधियों का संग्रह है। यानी सर्वोच्च जो कानून है, सबसे ऊपर, कानून से भी ऊपर जो कानून है, कुछ कानून प्रशासन अपने द्वारा निर्धारित करता है, कुछ संविधान को बेस में रखते हुए वो जो कानून बनाता है, उन कानूनों से ऊपर संविधान है। यानी सर्वोच्च भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली या कानूनी रूप से सबसे मजबूत जो चीज़ है वो है संवैधानिक प्रावधान जो हमारे यहाँ दिए गए। उन संवैधानिक प्रावधानों की तरह ही ये भी राज्य के विधिगत स्वरूप का समर्थन करते हैं। यानी राज्य किसी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कानून को विधि के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए, ऐसा दयानंद सरस्वती के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए कानून अपनी अपनी जगह हैं, सबके पास अपने अपने आधार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का, वर्तमान में देखो कौटिल्य ने भी, कौटिल्य हो चाहे मेकियावली हो, ठीक है, चाहे कोई और हो चाहे कोई और, इन्होंने राज्य की शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी राज्य शक्तिशाली जो होगा वो ही टिका रहेगा और जो शक्तिशाली नहीं होंगे वो राज्य क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इन सब ने तो राज्य के शक्तिशाली होने के सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया। लेकिन दयानंद सरस्वती कहते हैं कि केवल मात्र शक्ति का सिद्धांत आवश्यक नहीं है, या केवल शक्ति के आधार पर आप किसी राज्य को स्थापित नहीं कर सकते। अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये शक्ति के सिद्धांत के विरोधी हैं? ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मात्र शक्ति सिद्धांत के आधार पर, शक्ति सिद्धांत के आधार पर राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता। राज्य का संचालन संभव नहीं है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि राज्य किस पर आधारित होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, धर्म और विधि पर।
धर्म विधि पर आधारित शासन ही स्थायी है। ऐसा करें दयानंद सरस्वती। विधि मतलब कानून। आप कानून बनाइए आम सहमति के द्वारा और उन कानूनों को आप लागू कीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा भौतिक शक्ति, विवेकवान विधि और न्याय, तीन चीजें बताई उन्होंने। यानी शक्ति का भी समर्थन किया है, लेकिन केवल मात्र शक्ति का समर्थन नहीं किया है। इन लोगों ने शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना, शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण, और इन्होंने कहा नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है। ये तीनों संसाधन आपस में मिलकर एक संप्रभु राज्य की स्थापना करते हैं। संप्रभु राज्य की स्थापना, संप्रभुता आप जानते ही हैं, यानी संप्रभुता जरूरी है स्वतंत्रता की तुलना में। अगर आप संप्रभु नहीं हैं, स्वतंत्र तो हैं लेकिन संप्रभु नहीं है, तो आप एक राजनीतिक स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप किसी अन्य शक्तिशाली राज्य के या अन्य किसी समर्थ राज्य के पिछलग्गू राज्य के तौर पर काम करेंगे। अगर आपको संप्रभु राज्य बनना है जिसके कथन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव भी पड़े, या जिसको दबा नहीं जा सके, या जो किसी लालच में किसी राज्य का समर्थन नहीं कर दे, कहने का मतलब अपने राष्ट्र हित का संरक्षण करते हुए वह विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे अपनी भौतिक शक्तियों में वृद्धि करनी होगी, उसे विधि का निर्माण कर उसका पालन करना होगा और अपने नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाना होगा। तब आप एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। केवल शक्ति, केवल विधि या केवल धर्म के आधार पर आप एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बन सकते। और जैसे जैसे परिस्थितियां आज बदलती जा रही हैं या बिगड़ती जा रही हैं, उस आधार पर आपके मूल्यों की अपेक्षा आपकी शक्ति तो काम आएगी विदेशी संबंधों को स्थापित करना। और विधि और जो न्याय है वो आपके आंतरिक तत्वों को या आंतरिक विद्रोहों को शांत करने में आपकी सहायता करेंगे। यानी आंतरिक तत्वों से लड़ना और बाह्य तत्वों से लड़ना, दोनों तत्व आवश्यक हैं, दोनों के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में आपको अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना होगा। ऐसा मिस्टर दयानंद सरस्वती ने विधि के शासन का समर्थन करते हुए कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जैसा कि हमारे विचार हैं, अब छोटे छोटे विचार हैं, कोई ज़्यादा बड़ा विचार नहीं है, लेकिन आधुनिक समय में उन विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। चले, जो हमारा अगला विचार है उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो अगला विचार है वो जुड़ा हुआ है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से। तो हमारा जो पहला नेक्स्ट जो बिंदु है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की जैसे हम चर्चा करते हैं तो विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता का जो आधार है, वो जो तीन स्तंभ हमने बताए थे अभी, वो भी एक प्रकार से प्रशासन का क्या है, विकेंद्रीकरण है। सत्ता का क्या है, एक प्रकार से विकेंद्रीकरण है। दयानंद सरस्वती का मानना है कि सत्ता का जब केंद्रीकरण हो जाता है तो उसमें अनावश्यक बुराइयों का समावेश हो जाता है। हालांकि प्राचीन काल की उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि एक शासक सभी क्षमताओं का निर्वहन करे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो कर पाता है, कर सकता है प्राचीन। लेकिन जैसे जैसे राजा के पद की गरिमा कम होती जा रही है या राजा की क्षमताओं में कमी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक राजा में सारी शक्तियाँ थी, सर्वोच्च न्यायाधीश राजा, सर्वोच्च प्रशासक राजा माना जाता था, संस्था का सर्वोच्च व्यक्ति राजा माना जाता था,
तो इस तरह से वो जो सर्वोच्चता एक जगह हो गई इकट्ठी, उसके कारण सारी शक्तियाँ, दूसरी बात वो निर्वहन नहीं कर सकता है। आज अगर आप प्रशासनिक दायित्व इतने बढ़ गए हैं, राज्य का इतना दायित्व बढ़ चुका है कि अगर कोई एक व्यक्ति चाहे कि मैं अच्छा वित्त मंत्री की क्षमताओं को भी रख लूँ, अच्छा गृह मंत्री भी बन जाऊँ, अच्छा विदेश मंत्री भी बन जाऊँ, अच्छा रक्षा मंत्री भी बन जाऊँ, अच्छा कृषि मंत्री भी बन जाऊँ, मैं ही मतलब अंतिम निर्णय मैं ही लेने लगूँ और मैं अच्छे अच्छे निर्णयों को, जैसे किसी बालक ने एक विधि के द्वारा प्रस्तावित जो विधेयक था उस विधेयक को फाड़ दिया था, क्या उतनी कैपेसिटी राजा रख सकता है? नहीं। क्या वो राजा वर्तमान में शासक जो हैं या राजा जो हैं या प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं कि वो प्राचीन राजाओं के समान अपने सभी कार्यों को स्वयं कर सके? प्राचीन राजा शस्त्र संचालन भी करते थे, वेद अध्ययन भी करते थे, अपनी दिनचर्या का जो संतुलन था उसको बनाए रखते हुए अपने सभी कार्यों को कर पाते थे। आज विशेषतः इतना व्यक्तिगत लोड नहीं है प्रधानमंत्री के ऊपर। कार्य हालांकि बढ़ गए होंगे, टेक्निक्स बढ़ गई होंगी, लेकिन वो जो केंद्रीकरण था प्राचीन राजाओं के समक्ष, वो केंद्रीकरण वर्तमान शासकों में नहीं है। तो पहली बात तो देखें, जो दयानंद सरस्वती हैं वो इस केंद्रीकरण को ही सभी अव्यवस्थाओं का कारण मानते थे। अव्यवस्था का कारण मानते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक रूप से विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक था। तो मैंने आपको बताया वो जो 3 सभाएं हैं, वो 3 सभाएं भी एक तरह से सत्ता के अधिकारों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। हालांकि अंतिम अधिकार लेने का दायित्व किसी एक व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन उससे पूर्व आप निर्णय करेंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप उन तीनों सभाओं से सहमति प्राप्त करेंगे। बस यही विकेंद्रीकरण है साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 10 ग्राम, ग्राम का मतलब यहां पर है गांव से, 20 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम और 1000 ग्राम यानी सहस्त्र ग्राम। अब यहां पर एक प्रशासक होगा, यहां पर 2 प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, यहां 5 प्रशासक होंगे, दयानंद सरस्वती ने कहा ऐसा, और यहां पर 10 प्रशासक होंगे, यानी ये मॉनिटर है एक तरह से। प्रत्येक 10 ग्राम पर एक मॉनिटर होगा, 20 ग्राम पर 2, 30 पर 5 और 1000 पर 10 प्रशासक होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? और ये जो सारे लोग हैं ये उन 3 सभाओं के प्रति जवाबदेह होंगे और ये 3 सभाएं राजा को अब निर्णय लेने में सहायता देंगी। ठीक है, राजा इनके सहयोग से सहायता लेगा, इनके सहयोग से निर्णय लेगा। अब देखो इसका क्या महत्व पड़ रहा है। इसका इतना महत्व है कि वर्तमान में आप देखेंगे स्थानीय जो शासन बना है वर्तमान में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसलिए बता रहा हूं अंतिम में विकेंद्रीकरण, क्योंकि विवेकानंद में इस तरह का कोई विकेंद्रीकरण नहीं है। और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं। यानी ये जो विचार है वो आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही, कौटिल्य से लेकर आज तक की जो पंचायत समितियां हैं या ग्राम स्थानीय स्वशासन है, वहां तक ये विचार काम कर रहा है। तो अब इसका फायदा क्या होता है? एक तो जो निर्णय है वो निर्णय क्या होते हैं?
सामूहिक लिए जाते हैं। यानी अगर आप यहाँ से होते हुए कोई निर्णय यहाँ तक लिया जा रहा है जिसके पक्ष में यहाँ ये भूमिका बनाई गई है, तो क्या ये मना कर देंगे क्या? यानी प्रत्येक गांव का इसमें सहयोग होगा, प्रत्येक पंचायत समिति का सहयोग होगा, प्रत्येक जिला परिषद का, इस तरह करते करते इन 6 डिपार्टमेंटों का जब सहयोग होगा, इनकी सहायता, इनकी मांग यहाँ से होते 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 कहाँ तक आएगी? इन सभाओं तक, और यहाँ से राज्य तक आएगी। तो वो निर्णय कैसा कहलाएगा? फिर सामूहिक निर्णय होगा। ठीक है, जिसके पक्ष में या वाकई में जो चीज़ आवश्यक होगी उसके पक्ष में यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा राजा को क्या फायदा होगा? राजा को राज्य की छोटी से छोटी बात की खबर होगी। छोटी से छोटी बात की क्या मिलेगी? यहाँ पर राजा को जानकारी प्राप्त होगी। यानी उसके राज्य में उसके प्रति कैसा माहौल है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति किस प्रकार का माहौल डेवलप किया जा रहा है, या प्रशासनिक व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में तो राजा खुद भी भेष बदलकर प्रजा के हितों की या प्रजा के जो समस्याएं हैं उनका पता लगाने के लिए जाया करते थे। तो बस वैसी ये व्यवस्था है, वो राजा स्वयं नहीं जा पा रहा है, राजा बड़ा हो जाए, राज्य वृद्ध हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, तब इन सभाओं के माध्यम से उस निम्न स्तर से राजा तक खबर आ पाती है। तो उनका विश्लेषण करता है, प्रजा के अनुरूप जन कल्याण के कार्य करने के लिए उसके पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो इसी का वो क्या कह रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। इसे ही गांधी ने भी कहा, उन्होंने ग्राम स्वराज्य कहा इसको। गांधी ने क्या कहा इसे? ग्राम स्वराज्य। यानी ग्राम का एक एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बिना किसी अन्य की मुंह ताके या सहायता की अपेक्षा करे, स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हो। उनका बौद्धिक स्तर इतना उच्च हो जाए, उनका सामाजिक स्तर इतना अच्छा हो जाए, उनका शैक्षिक स्तर इतना अच्छा हो जाए, ऐसी अपेक्षा गांधी ने भी की है ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत। तो हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की, और मैंने कहा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए है, यहाँ राजा और वर्तमान में अगर हम कह दें प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक शासक है, उसे भी पता रहता है ये विधायक, सांसद, पार्षद, इस तरह की जो व्यवस्था की गई है वो भी विकेंद्रीकरण का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसको देखें, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है, हम दोनों बातें एक साथ करते जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ वर्तमान में ठीक है या कौन सा विचार है जो आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास इस रूप में आया है, तो उसके लिए भारतीयों का प्रयास कहाँ से शुरू किया। ठीक है, और ऐसा कौन सी चीज़ है जो आज हमको अच्छी नहीं लग रही दयानंद सरस्वती के स्वरूप में, तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे, तब हम उसको काम में ले सकेंगे। ठीक है।